हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, बीपीएससी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज एक एक प्रश्न को करेंगे और जितने प्रश्न इसमें हैं वह ऑब्जेक्टिव में होगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को जरूर देख कर जाएं। आप लोग हमारे साथ जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और वहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड AMAR10 प्रयोग करेंगे, तब आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट भी दी जाएगी। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको डेली फ्री क्लासेज भी दी जा रही है। तो फ्री क्लासेज का लुत्फ उठाएं और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड AMAR10 का प्रयोग जरूर करें। तो आइए चलेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसमें से जो है कुछ जीव विज्ञान के बारे में परिचय होंगे, कोशिका के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, ये सभी अन्य प्रमुख चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का फिजिक्स को भी शुरू कर रखा है। फिजिक्स में हमारे द्वारा 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। आप चाहें तो हमारी साइंस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी का और ये हमारा होगा पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से पहला प्रश्न। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से सुनते चलें और आप लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। देखेंगे पहला प्रश्न, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? यानी कि वैसी कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसमें मानव जाति के समाज शास्त्र के से गहरा संबंध है? वह है एंथ्रोपोलॉजी। आगे, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। अगला प्रश्न, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? यह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि जो जीवित चीज पर मृदा यानी मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन यह कहलाता है एडाफोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ऐसे मिट्टी विज्ञान की एक शाखा है, उसमें मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है एडाफोलॉजी द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? यह संबंधित है एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है यह जानवरों का अध्ययन है। प्रश्न है 7 नंबर, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के अध्ययन कहलाता है? बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। ध्यान रखेंगे, प्राइमेटोलॉजी में बंदर, बानर इन सभी के व्यवहार का अध्ययन की जाती है। आगे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है हेप्टोलॉजी से। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी। अगला प्रश्न, सौरोलॉजी का अध्ययन है? सौरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है छिपकली का अध्ययन है। आगे प्रश्न है डैश
लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। यह है एथनोग्राफी। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो संबंधित है वह है रक्त से और ब्लड से संबंधित है हीमेटोलॉजी। आगे मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जो है यह जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। यह कहलाता है जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी। सॉरी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान वह है जिसमें प्राचीन काल के जानवर, पौधा और अन्य जीवों के संरक्षण के अवशेष का अध्ययन किया जाता है। आगे पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पैलिएंटोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में अक्सर पौधों का अध्ययन की जाती है। आगे प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी जो है यह कैंसर बीमारी से संबंधित है। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और अनअकैडमी के फ्री प्लान को आज ही जरूर देखें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। हमारा कोड यूज करें अमर10, जहां पर आपको डेली T20 सीरीज भी चलाए जाते हैं, साथ ही 300 प्लस वीकली टेस्ट चलते हैं और अन्य सभी 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा। अगला प्रश्न, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी अध्ययन है सपनों का। आगे टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी यानी विष या जहर का अध्ययन है। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीड़ों का पालन से। मत्स्य पालन पिसीकल्चर होती है। आगे टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो संबंधित है वह है जैव विविधता से। आगे कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है यह कुकुरमुत्ता या कवक के अध्ययन को दर्शाता है। अगला माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य जो है वह है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आगे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? फूलों के अध्ययन को जाना जाता है एंथोलॉजी के नाम से। प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आगे जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। आगे प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर पहचानें। तो इन सभी में अगर देखेंगे पक्षी जो है यह ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी और जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी। यानी सही आंसर जो होगा 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान देंगे 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी।
आगे प्रश्न है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है जनांकिकी से। अगला प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। यह कहा जाता है इथनोलॉजी। आगे प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है कैसे? जंतु विज्ञान जो है यह अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बायोनिक्स। यानी कि जैविक जगत जो है वर्तमान में उसके कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करना बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह है इनमें से कोई नहीं, ना ही जंतु जीवाश्म का, न शैवाल का, न फफूंदी का। पैलियो वनस्पति जो है यह जीवाश्मों से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा नहीं, मछली पालन, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर फूल। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीसीकल्चर का। आगे, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है वृद्ध यानी बुढ़ापे के अध्ययन से। अगला, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध होता है शब्दकोश के संयोजन से। अगला प्रश्न, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? उसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर। आगे प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर के रूप में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। आगे, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। आगे, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन यह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आगे, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है क्या? वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वह होता है अर्थवर्म। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का अध्ययन। यानी इसमें जो सही है वह सिर्फ है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। आगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो अध्ययन है यह आनुवंशिकता और विवरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? इसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। प्रश्न है, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट जो है यह डाक टिकट जमा करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल यानी कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। इन सभी में जो बेमेल है वह है साइकोलॉजी। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन जीव विज्ञान। वही अगर सिर्फ पौधों को कहे तो वनस्पति विज्ञान और जंतु का कहे तो जंतु विज्ञान। आगे, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, आर.डी. मिश्रा को। आगे, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी से। अगला प्रश्न,
हिस्टोरिया पैलेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? यह इसके लेखक है थियोफ्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन। आगे, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, जिसे पेडोलॉजी भी कहा जाता है। आगे, टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक माने जाते हैं ल्यूएन हॉक। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं कैरोलस लिनियस। आगे प्रश्न है, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? लिनियस जो है यह जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? यह क्या था? 5 भाग में। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम को दिया था 1753 ईस्वी में। आगे, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। आगे प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे है, सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है सर्पों के विष का अध्ययन। आगे है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। तो ये थे चैप्टर 1 से संबंधित सभी प्रश्न। आप लोग हमारे साथ बीपीएससी की बेहतर तैयारी करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ें, जहां पर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड अमर10 यूज करें। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी, जहां पर आपको डेली फ्री लाइव क्लासेज और डेली क्यूज सेट प्रैक्टिस कराए जाते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब शुरू करेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में पहला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वह है अंतःप्रद्रव्य जालिका। आगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यह कहा जाता है राइबोसोम को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए जो कथन सत्य नहीं है वह है सिर्फ बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यह गलत है। आगे, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यह कहा जाता है नाभिक को कोशिका का मास्टर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका, और कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है, और नाभिक जो है उसका मुख्य मास्टर होता है। आगे, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका से अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो वह है जल। आगे, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है विषाणु पर। अन्य सभी जीवाणु, शैवाल और कवक पर कोशिका सिद्धांत लागू है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन सभी में जो कथन सही है वह है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका का प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यह करता है केंद्रक। अगला प्रश्न, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है सेलुलोज।
अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? या डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि नाभिक के अलावा जो कोशिका के किस कोशिकांग में जो डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद है। अगला प्रश्न, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन जब शरीर में चोट लगती है तो वह रहता है केवल समसूत्रण सेल। आगे जोड़े बनाइए। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है यह संबंधित है पौधों की कोशिका से। और एटीपी संबंधित है सूत्र कणिक से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्न को सुमेलित करें। ध्यान देंगे यहाँ पर लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए गुणसूत्र है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है और जोड़े में बोले तो 23 जोड़ा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? गुणसूत्र जोड़ों की बात करेगा तब 23 और संख्या में 46। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है। आगे है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र जो है यह छिपकली में नहीं पाया जाता, अन्य बंदर, तितली और चीता में होते हैं। प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति द्वारा। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यह अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति से। आगे प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का जो भाग है माइटोकॉन्ड्रिया उसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। आगे, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यह कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। यानी कि वैसे विभाजन चरण को नाम बताना है जिसके दौरान सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होती है, वह है मेटाफेज। अगला प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल, नीला, बैगनी ये सभी वर्णक यानी रंग होते हैं एंथोसाइनिन के कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं, वह है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इन सभी में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है यह कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आगे, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तंभ कोशिका के बारे में कह रहा, तो यहाँ ध्यान देंगे एक एक ऑप्शन को। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा है, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। और चौथा है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित की जा सकती है।
तो इन सभी में सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यह है, ये केवल भ्रूण यानी इम्ब्रियो में पाई जाती है स्तंभ कोशिका। अगला प्रश्न, प्रक्रमित कोशिका मृदु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। आगे कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है। प्रश्न है 37 नंबर, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव के यानी साइटोप्लाज्म के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व है प्रोटीन। अगला प्रश्न, तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज विब्रियो बोवेरी ने किया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था जी.ई. पैलेड ने। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? यह है कुल 2 आवरण से। माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरण से घिरी हुई एक संरचना है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गोल्जी काय को कही जाती है। प्रश्न है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? यह किया था के.आर. पोर्टर ने। आगे प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम सी. बेंडा ने दिया था। आगे प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होती है। आगे गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। आगे प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी नॉल तथा रस्का द्वारा। आगे निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना ही बंद कर दे तो उसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि यही है जो पावर हाउस है। आगे फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन? तो उसके रंग को प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। आगे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? संग्राहकार के रूप में पाचक एंजाइम के रूप में जो कार्य करता है वह है लाइसोसोम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज के अपडेट मिलता रहे। और आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे। देखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हमेशा मियोसिस द्वारा होती है। दूसरा प्रश्न, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है किसके द्वारा? पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका प्लेट के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न है, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका संश्लेषण होता है एस फेज में। एस फेज यानी कि इसे सेकेंडरी फेज के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इन सभी में जो अवस्था है फेज है वह सबसे छोटा फेज मेटाफेज जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? सेंट्रोसोम का विभाजन जो होता है यह मुख्य रूप से एनाफेज के समय होती है। हमारा छठा प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मृत कोशिका से कितनी
पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, जब समसूत्री विभाजन होता है उस समय मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का विभाजन कुल 2 होती है। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जनन कोशिकाओं में होता है। आगे प्रश्न है हमारा 8 नंबर, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है यह मुख्य रूप से मियोसिस पार्ट में होती है। आगे प्रश्न है हमारा 9 नंबर, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। यानी कि जो केंद्रक झिल्ली है वह विभाजन के मेटाफेज के समय गायब हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। 10वां प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के गुणसूत्र की संख्या के बराबर होती है समसूत्री विभाजन में। अब आगे चलेंगे, ये था हमारा तीसरा चैप्टर और अब जो है वह है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर में पहला प्रश्न देखेंगे। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड करें और वहां पर सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा कोड AMAR अमर10 यूज करें। अमर10 यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जहां पर आपको डेली फ्री लाइव क्लासेज टॉप एजुकेटर द्वारा कराई जाती है। आगे है हमारा पहला प्रश्न। चौथा चैप्टर का पहला प्रश्न है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है कैसी प्रक्रिया। तो स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में पानी आना यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है कहाँ। मानव में जो पित्त का स्राव होता है वह होती है यकृत में। तीसरा प्रश्न, बाइल का स्रोत होता है। बाइल का स्रोत होता है जिगर से। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। लोमड़ी, बाघ, कुत्ता और खरगोश। इन सभी में जो सबसे अधिक लंबी आंत है वह है खरगोश की। छठा प्रश्न है, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम होता है। यानी मुंह का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम होता है तब दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। और पीएच मान जो होती है कुल 0 से लेकर 14 तक जाती है। बीच में 7 उदासीन होता है, 7 से पहले अम्ल और 7 के बाद क्षारीय होता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न और वैसे बनेगा कि दांतों की सड़न किस प्रक्रिया में होती है, तो अम्लीय प्रक्रिया में। 7वां प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। अभिग्राहक को कहा जाता है रसवेदी अभिग्राहक। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला जो एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन। आगे प्रश्न हमारा 9 नंबर, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। मानव शरीर में थायराइड, यकृत, प्लीहा और अग्नाशय में सबसे बड़ा जो है यह यकृत का आकार बड़ा है। 10 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कौन। ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा ऊर्जा की उत्पन्न होती है वसा से, यानी फैट से। आगे है हमारा प्रश्न 12 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। इन सभी का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन देखने को मिलती है छोटी आंत में। 13 नंबर प्रश्न, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन क्या है। फेरोमोन जो है यह एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है, फेरोमोन कहलाता है। आगे चलेंगे, 14 नंबर प्रश्न है, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। कॉड लीवर तेल जो है यह विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, से संबंधित रोग है वह है स्कर्वी रोग।
16 नंबर प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला को विटामिन बी का एक सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अत्यधिक खून बहने लगता है यानी कि खून का नहीं जमना, यह होता है विटामिन के कारण। 18वां प्रश्न, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? इसके कारण जो बीमारी होती है वह है क्वाशी-योरकर। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन जो है वह है विटामिन के। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होती है। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, जहां आपको इसके पीडीएफ दिए जाएंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे प्रश्न है 21 नंबर, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। कोलीफॉर्म जो है यह मुख्य रूप से मानव अपशिष्ट से संदूषण के लिए का लक्षण है। अगला प्रश्न 22 नंबर, पाचन तंत्र में मौजूद रस जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है, गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है क्या? गैस्ट्रिक जूस में जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है, जिसे कि HCl के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, हमारा दंत बल्क यानी कि इनामेल से बना होता है। इनामेल जिसे दंत बल्क के नाम से जाना जाता है, यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न, दांतों का इनामेल किस से बना है? दांतों का इनामेल जो है यह कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बना होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संबंधित है किससे? चयापचय जो संबंधित है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण से, और उपचय और अपचय से। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीतरस या वाइल जूस का उत्पादन होता है? पीतरस का उत्पादन यह होती है यकृत में। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होने वाला जो पदार्थ है वह है पीत। पीत को हम वाइल के नाम से भी जानते हैं। 28वां प्रश्न, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कौन सी है? पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसे इंडोस्कोप के नाम से जाना जाता है। ENDO इंडोस्कोप। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? पाचन में जो मदद करने वाला एसिड है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। 30 नंबर प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। 31 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। पुनः विकसित और पुनः सृजित होने वाला मानव का एकमात्र अंग है वह है जिगर। अगला प्रश्न 32 नंबर, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को हम लोग जानते हैं वॉइस बॉक्स, यानी VOICE, वॉइस बॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है, ध्वनि। आगे 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, हृदय, अमाशय और मुंह। पाचन तंत्र का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हिस्सा नहीं है वह है हृदय। हृदय जो है यह पंपिंग करने का काम करता है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत जो है यह पाई जाती है मछली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर, डिओडेनम। डिओडेनम किसका भाग है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। डिओडेनम किसका है? तो यह छोटी आंत का भाग है। 36 नंबर प्रश्न है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? औसतन जो स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है वह है 2000 से 8000। अगला प्रश्न 37 नंबर,
एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितनी लंबी मीटर होता है। यानी कि जो वयस्क मनुष्य का पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वह मुंह से लेकर के गुदा तक के बीच की उसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। अगला प्रश्न 38 नंबर, भोजन या खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो कथन ए जो है यह एक अजैविक पदार्थ है, यह गलत है। अजैविक नहीं, जैविक पदार्थ है। अन्य सभी ऑप्शन को जान ले तो भोजन जो है यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है और यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। 39 नंबर प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। आहार नली में भोजन जाता है अंतर्ग्रहण प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमांकुचन गति कहा जाता है। संकुचन और प्रसारण की गति जो होती है इसे क्रमांकुचन के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मुख्य गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय और बड़ी आंत। इनमें जो है वायु कोशिका जो है यह मानव आहार नली का भाग नहीं है। यह जो है वायु कोशिका या हृदय को सेपरेट करने का काम करता है। आगे प्रश्न है 42 नंबर, लार में एंजाइम होता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह एमाइलेज होती है। अगला प्रश्न 43 नंबर है, एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन जो है यह लार में पाई जाती है। लार को सलाइवा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किस रूप में। पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है। आगे है 45 नंबर, पीत के कार्य को कहा जाता है। पीत के कार्य को कहा जाता है पाइसीकरण। अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। ध्यान रखेंगे, अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम जो है या प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, बदलता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। 47वां प्रश्न है, पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है। पाचन के दौरान जो है पीत यानी वाइल की जो भूमिका होती है यह वसा का पाइसीकरण करता है। अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उससे निकलने वाले अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है 49 नंबर, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार जो है वह है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। भोजन के पाचन प्रक्रिया जो है यह रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के पाचन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यानी सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सेल्यूलोज को पचाने के लिए। आगे प्रश्न हमारा 51 नंबर, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग जो है उसे ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 52, यकृत डैश कार्य करता है। यकृत जो है यह पाचन का कार्य करता है। आगे प्रश्न है 53 नंबर। 53 नंबर में है, में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो यह जो है गर्भाशय, जो गर्भाशय होता है उसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप ही बच्चा पैदा होता है। आगे है 54 नंबर प्रश्न, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में जो है या उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर, लार ग्रंथि से हमें एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम को स्रावित की जाती है। आगे है 56 नंबर प्रश्न, मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्रोत होता है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का स्रोत होता है।
अगला प्रश्न है 57 नंबर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का जो अधिकांश भाग संपन्न होता है वह होती है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है 58 नंबर, एंजाइम है क्या? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। आगे देखेंगे प्रश्न है हमारा 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है वह है जाइमेज। अगला प्रश्न 60 नंबर, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम यानी कि जो लिविंग सिस्टम है उसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को कैटालाइज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ होता है वह है एंजाइम। अगला प्रश्न 61 नंबर, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत जो है यूरिया की उत्पत्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, किसके कारण? तो यह होगा केवल दो यानी कि लाइपेज के कारण। अगला प्रश्न हमारा 63 नंबर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन, इनमें से जो पाचक एंजाइम नहीं है वह है पेप्सिन। पेप्सिन पाचक एंजाइम नहीं है, अन्य सभी ट्रिप्सिन, टाइलिन और गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम है। आगे प्रश्न है 64 नंबर, कथन ए है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, और आर है अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। इन सभी में जो सही आंसर होगा वह है ए गलत है परंतु आर सही है। कथन गलत है और कथन ए गलत है, कथन आर सही है। आगे प्रश्न हमारा 64 नंबर, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। हाइड्रोलिसिस स्टार्च जो है इसे बनाने का काम करता है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। अगला प्रश्न, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाए जाने वाली एंजाइम वह है टाइलिन। प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ध्यान रखेंगे वह कौन सी अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन को रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत। 71 नंबर प्रश्न है, पीत जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। 72 नंबर प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है यह ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में? अगला प्रश्न 73 नंबर, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पूंछ जो है यह बृहदांत्र से संलग्न यानी कि जुड़ी हुई होती है। आगे प्रश्न हमारा 74 नंबर, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? यानी कि क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग होते हैं और इसे बताना है तो छांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। आगे प्रश्न है 75 नंबर, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार जो है यह मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है वह है पनीर। आगे है 76 नंबर प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? यह जो है कुल 20 दांत जो है यह 2 बार विकसित होता है। तो ये थे हमारा चौथा चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न। अब आगे चलेंगे जो है पांचवा चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न को हम लोग जानेंगे। उससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर कर दें। साथ ही अब इसके बाद आप लोग को
मैं केमिस्ट्री लेकर के आऊँगा, फिजिक्स हमारा चल ही रहा है, बायोलॉजी खत्म होते ही आपको केमिस्ट्री भी इस बुक के कराए जाएंगे। तो देखते हैं 5वां चैप्टर से पहला प्रश्न। प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन ऊर्जा उत्पादन के दौरान होती है कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। दूसरा प्रश्न है हमारा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाता है? यह कहलाता है फेफड़े का आयतन। तीसरा प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है? हमारे फेफड़ों में जो है यह 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। आगे, जीवाणुओं में श्वसन स्थल कौन सी है? जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है यह मीसोसोम के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है 5वां, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? मनुष्यों में जो पाया जाता है वह श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। आगे है 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? छोड़े गए श्वास में शामिल होता है नाइट्रोजन। 7वां प्रश्न, नाड़ी की धड़कन यानी कि पल्स बीट से मापी जाती है? पल्स बीट से मापी जाती है उसकी धमनी। जो नाड़ी की धड़कन है धमनी से मापी जाती है। 8वां प्रश्न, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वह है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का जब हम एनर्जी का उपयोग करते हैं तो पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न हमारा, कौन सी अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। आगे प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने पर जो 6 कार्बन अणु है वह 3 कार्बन अणु में परिवर्तित होता है। 12 नंबर प्रश्न है, श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सृजन कहलाता है ब्रोंकाइटिस। 13 नंबर प्रश्न है, मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है? छोड़ा जाता है। मानव श्वसन में जो छोड़ी जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है श्वसन। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? O2 यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज। 17 नंबर प्रश्न है, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन और अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाता है? जो फेफड़ा है यह फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाती है अंतःश्वसन के दौरान। 19 नंबर प्रश्न है, निःश्वसन निःश्वसन द्वारा होता है? निःश्वसन द्वारा फेफड़ों की अपस्फीति होती है। 20 नंबर प्रश्न है, सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निःश्वसन शामिल होता है? यानी कि लेना और देना, छोड़ना जो है इसे ही श्वसन और उच्च श्वसन के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, बंद खानों में दुर्घटना का कारण है? ये खानों का मतलब है माइंस। माइंस में जो दुर्घटना का कारण है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। 22वां प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ
पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं। इसे कहा जाता है वायु श्वसन। आगे प्रश्न है 23 नंबर, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा होती है 4%। 24 नंबर प्रश्न है, कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सी है? कोयले के खान में प्रदूषक गैस है वह है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और 25वां प्रश्न है, इस चैप्टर का मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य जो है 1 मिनट में कुल सांस लेता है 16 से 18 बार। तो ये थे 5वां चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के जो चैप्टर है उसे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ये हमारा हुआ बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट 1 जो अपलोड किए गए हैं उसे जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके जरूर देख ले, हमारा साइंस प्लेलिस्ट में दी गई है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सारे ग्रुप में शेयर लाइक जरूर करेंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इसके सभी पार्ट आपको समय पे मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। आज आपको बताऊंगा अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेज कैसे ज्वाइन करें। अभी हाल ही में 2 दिसंबर से फ्री क्लासेज चल रही है जिनमें आप आनंद प्रकाश सर की, अभय प्रताप सर की और भी एक्सपीरियंस टीचर के बारे में जान सकते हैं और उनके स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन सभी का क्लास ज्वाइन करेंगे, वो सभी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं, किन्हीं की 14 साल की, किन्हीं की 10 साल की, 12 साल की एक्सपीरियंस है। उन सब से जुड़ने के लिए आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज, तो आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर और वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन को लेंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए किसी भी वीडियोज के नीचे आपको डाउनलोड, व्यू PDF और शेयर के ऑप्शन होंगे, वहां पर आप व्यू PDF से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डॉट क्लियर करने के लिए हाउ टू क्लियर डॉट्स पे आप जाएंगे किसी भी वीडियो के सेशन में, वहां पर आपको डॉट क्लियरिंग सेशन डेली चलाई जाती है। वहां जाकर के आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए, यानी BPSC को साकार करने के लिए आपके मन में जो भी डॉट है, चाहे वह BPSC से संबंधित या आपके क्वेश्चंस आंसर से संबंधित, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको इसमें फीचर दी जाती है डेली क्यूज का। तो हाउ टू अटेम्प्ट क्यूज में आप जाएंगे तो आपको वीडियो सेशन में शेड्यूल जो होती है वहां पर वीकली क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप वीकली क्यूज भी कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आपको इसके सब्सक्रिप्शन कैसे लेने हैं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मेनू बार में साइड में आपको 3 डॉटेड लाइन दिखेंगे, वहां पर जाकर BPSC सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेंगे, जहां पर आप ले सकते हैं 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इन सभी में आपको 12 महीने का कोर्स लेना चाहिए, सबसे मोस्टफुली है। आप 1 साल में अच्छी तैयारी कर सकते हैं BPSC के लिए। आप चाहें तो 2 साल का कोर्स भी खरीद सकते हैं। और इन सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे द्वारा इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए 10% डिस्काउंट आपको दी जाएगी जब आप हमारे रेफरल कोड के बाद रेफरल कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी ऐप को और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।